नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून में हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिस्ट हॉल का लोकार्पण किया गया है। गाड़ी कैंट स्थित छावनी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैंट विधायक सविता कपूर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। समस्त प्रदेशवासियों की ओर से सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, पराक्रम से, वीरता से और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुई कायराना आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए न केवल पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के निशानों को, ठिकानों को निशाना बनाकर उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। और ये जो हमारी सेना कर रही है, हमारी सेना एक नया इतिहास लिख रही है कि उन्हीं के सीमा के अंदर जाकर उन्हीं के अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भारत के इतिहास में नई परिपाटी आई है। हमारी सेना इस प्रकार से घुसकर जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उनके मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर करने का काम कर रही है। मैं इस निर्णायक कार्रवाई के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति कि देश प्रथम, सबसे पहले देश का हित होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। कोई नीति नहीं, केवल एक नीति, राष्ट्र नीति। कोई वाद नहीं, केवल और केवल राष्ट्रवाद प्रथम मानकर उन्होंने सेना को पूरी छूट दी है, सेना को आगे बढ़ने के हर अवसर दिए हैं और आतंकवाद के खिलाफ इसीलिए इतनी सशक्त कार्रवाई हो सकी, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त की कि केवल 4 दिनों में ही पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने हमारे देश के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने के लिए वहां से जो है पूरी अनुनय विनय करी भाइयों बहनों, तब जाकर ये युद्ध विराम हुआ है। हालांकि युद्ध विराम के बाद भी जैसी उसकी आदत है पाकिस्तान की, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और हमारे सैनिक कतई भरोसा नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं, चूंकि मैं भी एक सैनिक परिवार का सदस्य हूं, इस नाते पाकिस्तान के बारे में हम यही कह सकते हैं कि दुर्जन स्वस्व भावेन पर कार्य विनश्यति नोदर तृप्ति मायाति मूसक वस्त्र भक्षक। इसका अर्थ है कि दुर्जन अपने स्वभाव से दूसरे को हानि पहुंचाता है और जो वस्त्र को भक्षण करने वाला, यानी वस्त्र खाने वाला मूसक होता है, मूसा, चूहा, वो पेट भरने के लिए जो है वस्त्र नहीं काटता है। उसका तो उद्देश्य होता है केवल हानि पहुंचाना, आदत होती है हानि पहुंचाने की, नए नए वस्त्रों को काट देती है। आप सबके घर में भी होता होगा, सबके यहां होता है। और पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जो सम्मान का जो घी है वो हजम नहीं उसको हो रहा है और जो ताजा हालात है, भारत ने बड़ा दल दिखाया है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा कहा है कि हम मानवता के लिए काम करते हैं और हमारे देश की जो संस्कृति रही है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुंबकम, यानी कि हम छोटे बड़े का भेद नहीं करते, तेरे मेरे का भेद नहीं करते हैं, पूरे संसार को अपना घर मानते हैं, पूरे प्राणी मात्र की चिंता करते हैं, पूरे संसार की चिंता करते हैं। उस आधार पर भारत की सरकार काम करती है। और यहां पर मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इस देहरादून से, ये पूरे उत्तराखंड से, देवभूमि से
आज हमारे हजारों हजार योद्धा आज देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा में तैनात हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, 4 दिन पूरी तरह से उनको ठीक करने के बाद हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से अपना साहस दिखाया, उसके बाद उनके ही अनुरोध पर यह ऑपरेशन रोका गया है भाइयों बहनों। और इसके पीछे देश का भी हित है, हमारे सैनिकों की सुरक्षा भी है और राष्ट्र प्रथम है, इस भावना के साथ काम किया गया है भाइयों बहनों। और 72 घंटे में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की जनता ने उसको पूरी तरह से देखा, भारतीय सेना की हुंकार देखी और कॉमर्शियल प्लेनों की आड़ में छिपने वाले पाकिस्तान को देखकर महाभारत की याद आ गई कि महाभारत में भी कोई छिपा छिपा फिरता था। अगर आज का भारत 3 कदम कायदे से युद्ध में ले लेगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा भाइयों बहनों। और पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं पल रहा है, बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है। और ऐसे सांपों को, इनके फनों को कुचलना नया भारत जानता है, बखूबी जानता है, क्योंकि पीएम मोदी जी जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां उन्होंने जीवन में देखी हैं, जिस प्रकार का संघर्ष देखा है, जिस प्रकार से देश की चुनौतियों को देखा है, देश की जरूरतों को देखा है, सांप का मंत्र भी उनको आता है और सांप का फन कुचलना भी भली भांति आता है भाइयों बहनों। बीते दिनों केंद्र सरकार की कैबिनेट में जातीय जनगणना को मंजूरी मिल चुकी है, जिसको लेकर बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 94 सालों के बाद लिए गए जातिगत जनगणना के फैसले का बीजेपी सम्मान करती है। जातिगत जनगणना से देश का सामाजिक और आर्थिक तानेबाजा का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल रहने वाला है, जिसका पता चल पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 1931 के बाद ये पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने जातिगत जनगणना की बात कही है। जनगणना 2011 के बाद अब प्रस्तावित है और उस समय भी ओबीसी और साथ ही साथ दूसरी जातियों का आंकलन सरकार के पास नहीं है, इसलिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना की बात नहीं की, लेकिन विपक्ष में उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही। 2010 में तत्कालीन सरकार ने मंत्रियों का एक समूह बनाया, मगर उस पर काम नहीं किया। जातिगत जनगणना का हम लोग एक प्रकार से हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष लगभग आज़ादी के 94 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। जातियों के बारे में भिन्न प्रकार के तर्क आते हैं। राज्यों ने भी कुछ स्थानों पर जाति की गणना करने की कोशिश की है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब गणना होगी तो प्रत्यक्ष रूप से हर जाति के बारे में एक संदेश रहेगा, उसके आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होगा और समाज के अंदर जो आरक्षण जिस रूप में दिया जा रहा है उसका लाभ उस समाज को ठीक प्रकार से मिले, उसका एक प्रत्यक्ष रूप से सरकार की जो नीति होगी उस नीति के आधार उसका पालन किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है, हम उसका स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि देश के समसामयिक जो विषय रहते हैं, देश के अंदर जो समानता का जो भाव है, इस गणना के बाद उस भाव को और बल मिलेगा। नैनीताल में हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति ने राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है, जिसमें 15 वादों का निस्तारण यहां पर किया गया है। ये न्यायमूर्ति आशीष नैथानी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की अध्यक्षता में कोर्ट गठित की गई है, जिसमें कुल 301 मामले यहां पर सुने गए हैं, पंजीकृत किए गए थे और जिनका दोनों न्यायमूर्तियों ने मौके पर निस्तारण किया। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन पूरे हमारे स्टेट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट कैंपस में हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के माध्यम से लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हमारी 2 बेंच बनी हैं। एक बेंच में ऑनरेबल जस्टिस श्री आशीष नैथानी जी हैं, दूसरी बेंच में ऑनरेबल जस्टिस श्री आलोक मेहरा जी हैं। और इसके साथ ही लोक अदालत का आयोजन पूरे राज्य में सभी कोर्ट्स में भी किया गया है। बेसिकली लोक अदालत का सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों के लिए यह है कि सुलभ न्याय होता है
और नरेंद्र नगर के निवासी लंबे समय से भू बंदोबस्त की मांग करते आ रहे हैं, मगर शहर निवासी उस वक्त यहां पर लगातार अपनी मांग को उठा रहे हैं। अब संवैधानिक तौर पर यहां पर संबंधित विभाग ने नगर के भू अभिलेख उपलब्ध ना होने की बात कही है। भू बंदोबस्त करने के लिए हाथ खड़े करती है। आपको बता दें कि भू अभिलेख रिकॉर्ड उपलब्ध ना होने से नगर वासियों को यहाँ मकान और भूमि का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। नगर में भू बंदोबस्त की कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर नगर वासियों ने भू बंदोबस्त संघर्ष समिति का गठन भी किया। आज़ादी के 75 वर्ष मनाया जा रहा है और नैननगर में लोगों को भूमि बंदोबस्त नहीं कराया जा रहा। दो बार नैननगर में सर्वे हो गए, दोनों बार के सर्वे जो है मान्य नहीं है। आखिर में इस नगर का होगा क्या? यहाँ के गरीब लोग सक्षम नहीं है कहीं जाने में। आखिर में ये बात है, इन लोगों के भूमि पट्टे रिन्यूअल क्यों नहीं हुए? 30 साल की लीज थी और 3 साल की लीज जैसे समाप्त हुई, गवर्नमेंट ने इनके पट्टे रिन्यूअल करने थे, लेकिन गवर्नमेंट कोई सुनने को तैयार नहीं। न नगर प्रशासन न जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई कर रही है। आखिर में ये बात है, कुछ लोगों ने पैसे जमा किए हैं, लेकिन जिन लोगों ने पैसे जमा किए उनका भी आयकर दाखिला खारिज नहीं हुआ, पैसे जमा। तो हमारा पुरजोर मांग है कि इस नगर का बंदोबस्त किया जाए। का निर्माण हुआ है, इसी संदर्भ में मुझे ये कहना है कि हम सब लोग एकत्रित होकर के शासन प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि से विशेष अनुरोध करते हैं, जो गृह मंत्री भी है और हमारे प्रतिनिधि भी हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि इस संघर्ष समिति का साथ दे करके अपने नगर के, वो भी स्थानीय नगर के मंत्री हैं, उनको इसमें स्पष्ट रूप से आगे आना चाहिए और सरकार को फोकस करना चाहिए कि इस सारी व्यवस्था को ठीक किया जाए और सबको फ्री होल्ड किया जाए। और अगर नहीं होता है तो फिर हम संघर्ष समिति करेंगे और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और मेरा ये भी निवेदन है कि अगर ये बंदोबस्त नहीं करते हैं तो हमको जो है, जो जहाँ पे बैठा है उसको रजिस्ट्री करेंगे। हमारा कहना ये है कि जो संघर्ष समिति यहाँ पर गठित हुई है आज, वो एकजुट होकर काम करे और जो भूमि बंदोबस्त का मुख्य कार्य है यहाँ पर वो होना चाहिए, क्योंकि जो नजूल और गवर्नमेंट ग्रांट है ये मेरे ख्याल से कई भूस्वामियों की, भवन स्वामियों की जो है निरस्त हो चुकी है, कई साल उनके हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि संघर्ष समिति के माध्यम से भूमि बंदोबस्त का कार्य जो है उसकी मांग जो है शासन प्रशासन और सरकार से की जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेती है वाचस्पति रियाल, हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। वाचस्पति, देखिए, एक मामला सामने आ रहा है और इस मामले की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इसको लेकर आज तक सुनवाई नहीं हुई है और यहाँ पर विभाग अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। आखिरकार भू बंदोबस्त को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? जी निश्चय जी, बताना चाहूंगा कि नरेंद्र नगर 1919 में नरेंद्र शाह जी ने जो है बसाना शुरू कर दिया था और 1924 से जो है यहाँ पर पूरा राजपाट आया था, जो है मतलब नरेंद्र शाह का, और यहीं से जो है पूरी हुकूमत जो है वो चला करती थी 1949 तक। अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र नगर जो है वो उसका लोग ये चाहते थे कि जिस तरह से यहाँ ढालवाला में और जिस तरह से तपोवन में जो है लोगों के भूमि का बंदोबस्त हुआ है, जो उनके जमीन जायदाद जो मकान थे वो उनके नाम पर हुए हैं। और नरेंद्र नगर में ऐसी स्थिति है कि पिछले 4 साल पहले लोग लगातार जो वहाँ भू बंदोबस्त करने की मांग कर रहे थे, तो वो जो डिपार्टमेंट है भू बंदोबस्त करने वाला, उन्होंने बताया कि साहब इसका तो कहीं रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। भू जो इसका रिकॉर्ड होता है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन आखिरकार क्यों वो रिकॉर्ड नहीं है? भू अभिलेखों का रिकॉर्ड होना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि एक गांव जो छोटा सा भी होता है, तो नगर है जिसको नरेंद्र शाह ने बसाया है, उसका भूमि का रिकॉर्ड न होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और लोग बड़े चिंतित हैं, उनकी जो अचल संपत्ति है वहाँ पर जो मकान है, जो उनकी भूमि है, वो उनके नाम जो है वो चाहते हैं कि हमारे नाम हो। तो अगर कोई किसी और को बेचना चाहे तो कैसे बेचेगा जब उसका नाम नंबर नहीं है उस मकान पर, उस भूमि पर। तो इसके लिए लोगों ने वहाँ पर कल जो है संघर्ष समिति का निर्माण किया है और संघर्ष समिति का ये भी कहना है कि प्रस्ताव हम लिखेंगे, मुख्यमंत्री को भेजेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे विधायक है क्षेत्र के और वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उनसे जो है बाकायदा संपर्क करेंगे और उनके नेतृत्व में जो है इस मसले को हल करवाएंगे। जी, संघर्ष समिति का गठन हो चुका है, लेकिन कोई भी अभिलेख नहीं है, नगर पालिका पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे में संघर्ष समिति से कितना फायदा पहुंचने वाला है यहाँ के लोगों को? संघर्ष समिति का कहना है कि यदि हमारी बात को माना जाता है नहीं, और अगर नहीं माना जाता है
तो हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमने संघर्ष समिति का निर्माण इसीलिए किया है ताकि इस मसले का जो है हल हो सके। सरकार के पास जाएंगे, नहीं मानेंगे सरकार तो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जो हमको जो है। जी ठीक है वाचस्पति, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आंतरिक सुरक्षा के तहत कलियर पुलिस ने रविवार सुबह बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाया है। घर घर जाकर किराएदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया है। बिना सत्यापन के किराएदार रखने वालों पर 10-10 हजार रुपए का चालान किया गया है। कस्बे में फड़ फेरी वालों को और साथ ही साथ कामगारों और संदिग्ध व्यक्तियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने बाजार और रिहायशी इलाकों में अभियान चलाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ऐसे पॉकेट जहां फ्रीक्वेंटली लोगों का आना जाना रहता है, जहां मास में लोग आते जाते हैं, वो हर की पैड़ी हो, वो कलियर शरीफ हो या ऐसी जगहों पे हम लगातार सत्यापन अभियान चलाते रहते हैं। जैसा अभी नेशन वाइड चीजें थोड़ा टिपिकल चल रही हैं, तो उस हिसाब से सत्यापन हमने गहनता से करना शुरू किया है। कोई भी व्यक्ति जो बाहरी व्यक्ति आता है वो किस मकसद से आ रहा है, उसके पास प्रॉपर आईडी है कि नहीं है, इसको लेके हमारा अभियान पिछले काफी दिनों से चल रहा है और हम सघनता से इसको आगे भी चलाएंगे। उनकी आईडी को लेके थोड़े डाउट थे, वो कब आए, कहाँ से बना, क्या बना, तो सारी चीजें क्रॉस चेक करने के बाद जहाँ वो उनका नेटिव प्लेस था, जहाँ से वो लोग आए थे, वो सारी पुष्टि करने के बाद फिर उनको छोड़ दिया। इसी कड़ी में हल्द्वानी शहर में देर रात सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर के मुख्य इलाकों से होते हुए पुलिस और मिलिट्री बल ने संयुक्त रूप से ये मार्च निकाला है ताकि जनता को ये संदेश दिया जा सके कि शहर पूरी तरीके से सुरक्षित है। सीओ सिटी नितिन लोहानी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि हमारे जाबाज जवान बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और शहर की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के कंधों पर है, जो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जनता से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहे और ऐसी अफवाहों का शिकार ना हो। देखिए, फ्रंटियर्स पे, हमारे बॉर्डर्स पे हमारे जवान सदृढ़ता से लगे हुए हैं और इंटरनल सिक्योरिटी का दारोमदार पुलिस पे होता है, लोकल पुलिस पे होता है, तो हम लोग भी अपने अपने एरिया में लगातार मूवमेंट पे हैं। हमारी पूरी टीम्स आर्म्ड हैं। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी किया गया। अलग अलग लोकेशंस में आप देख रहे होंगे QRTs भी बना रखी हैं, क्विक रिस्पांस टीम्स भी बनाई गई हैं। इसमें सभी लोगों से अपील करी जा रही है कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सेना इतनी सक्षम है कि शत्रु को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार रात भर मूवमेंट रहेगा, अलग अलग लोकेशन से मूवमेंट रहेगा। फिर जिस तरह से कई देखिए, हमारे अपने जो LIU के इनपुट्स हैं वो भी चल रहे हैं, IB के इनपुट्स हैं, उन पे भी काम हो रहा है और बाकी लगातार हमारा मूवमेंट है। हमारे थानाध्यक्ष महोदय हैं, इनका भी लगातार जो भी इनपुट्स हैं उन पे सारी कहीं भी ऐसी कोई कटिंग है, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है या एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस पर भी काम हो रहा है। चलिए अब मौसम का भी हाल जान लेते हैं। तेज तूफान और बारिश के चलते देहरादून के हरबटपुर में बनाए गए चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र को भारी नुकसान पहुंच चुका है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं ने बताया कि समय रहते पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करवाया, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं विकासनगर पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर शाह ने बताया कि तेज हवा और बारिश से टेंट क्षतिग्रस्त हो गए हैं और समय रहते पुलिस के जवानों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कुछ समय पहले, थोड़ा आधा पौन घंटे के पहले लगभग मैं बाजार से इधर ही को आ रहा था, तो काफ़ी बहुत ही तेज़ तूफान चला जो चारों तरफ से घूमा। तो उसी टाइम हमारे प्रशासन, पुलिस वाले और हमारे नगर पालिका के कुछ कर्मचारी और हम सब मिलके सब यात्रियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान, जैसे ऐसी प्राकृतिक आपदा जब आती है तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, कुछ 1-2 टेंट फटे हैं, बाकी यात्री सब सेफ हैं और सब खुश हैं और सब अपना पंजीकरण करा के धीरे धीरे यात्रा की तरफ निकल रहे हैं। ये जो बस अड्डा हरबटपुर पे रजिस्ट्रेशन और होल्डिंग स्थान बनाया गया था, ये अभी जो तेज़ आंधी आई उसमें टेंट आदि क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन ये जो यहाँ पे उपलब्ध पुलिस बल था, उनके द्वारा जो यात्री यहाँ पे थे उनको जो निर्मित भवन है बस अड्डे का,
पक्का निर्मित भवन में उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। इसलिए किसी भी यात्री को किसी प्रकार की चोट आदि नहीं हुए है, ना ही कोई जनहानि हुई है। हम लोग बस में थे, जब हमने ये देखा तो हम बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। हमारे ड्राइवर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और उनको रोक दिया गया। और जब हम यहाँ पे उतरे तो हमारे उतरने के पहले ही यहाँ पे पुलिस तैनात थी अपने अपने पॉइंट पे। 20 से 25 पुलिस थी और उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया कि हमें कैसे बस से उतर के एक सुरक्षित स्थान पे पहुँच जाना है। यहाँ पे अभी थोड़ा 30-40 सेकेंड का बहुत ज़ोरदार तूफान आया था, पर अभी फ़िलहाल सब कुछ व्यवस्थित है और अच्छे से सब है, किसी को कुछ लगी वगी नहीं है। पुलिस तो एकदम बढ़िया है, व्यवस्था एकदम ज़बरदस्त। सुरक्षा तो बहुत अच्छी रही। जो पुलिस जैसा सबसे पहले तो हमको पुलिस लोगों ने रोक दिया कि भाई आगे तूफान है, आप सबसे पहले आप गाड़ी रोक दो और जब आगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसी के बाद ही हम आपको गाड़ी को ले जाने देंगे। इस तरह से उन्होंने हमको बोला और उन्होंने जो मतलब सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा से मतलब हमको मतलब समझाया कि भाई आगे तूफान चल रहा है तो प्लीज़ आप लोग मत जाना। इस तरह से उन्होंने उनकी तरफ से उन्होंने हमको पूरे समझाने की कोशिश की और हमने उनकी बात को समझा और हमने हमारा जो ट्रैवलिंग था वो स्टॉप किया। हरिद्वार के सेक्टर 2 के पास रेल पटरी पर छलांग लगाकर पति और पत्नी ने आत्महत्या कर ली। वंदे भारत ट्रेन के सामने कूदकर दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुट चुकी है। फिलहाल दंपति की आत्महत्या करने की वजह साफ नहीं हो पाई है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर आसपास। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ज्योतिर्मठ में ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए ज्योतिर्मठ पत्री क्रम स्थित बताते कि गद्दे स्थल पहुंची है, जहां पर नगर क्षेत्र में सनातन धर्मावलंबियों और साथ ही साथ महिला मंगल तल में गांधी मैदान में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बता दें कि ज्योतिष पीठ बद्री श्रम के पीठ पुरोहित और वर्तमान के बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती समेत तमाम लोग मौजूद रहे। और वहीं ज्योतिष पीठ के पीठ पुरोहित और बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि महाराज अभी कुछ दिनों के प्रवास पर ज्योतिर्मठ पीठ पहुंचे हैं। यहां उन्होंने रोजाना सायंकालीन प्रवचन इनके होंगे और इस दौरान महाराज बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल के दर्शन के साथ ही भविष्य यहां पर बद्री धाम भी जाएंगे। रुद्रप्रयाग में प्रचलित केदारनाथ धाम यात्रा सकुशल चल रही है। पहले 9 दिवसों में केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा में स्थानीय लोगों की आर्थिकी और आय का अहम साधन घोड़े खच्चर होते हैं। और लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि वंशीय पशुओं के पहले इक्वाइन इन्फ्लुएंजा नामक संक्रमक बीमारी के चलते पैदल मार्ग पर यहाँ पर अश्वंशीय पशुओं के संचालन पर एहतियातन रोक लगा दी गई है। वहीं कुछ घोड़े कचरों को पैदल यात्रा में यात्री और जरूरी सामान इत्यादि लेकर जाने की अनुमति दी गई है, जिससे उन लोगों के चेहरों पर भी रौनक वापस आ चुकी है, जिसकी आजीविका एकमात्र साधन ये घोड़े खच्चर है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए एशियन 24/7। नमस्कार।